हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारी क्लास 12 का सेकेंड यूनिट है और ये एग्जाम में 7 से 8 मार्क्स की पूछी जाती है। बहुत सिंपल यूनिट है। इससे जस्ट पहले वाली यूनिट थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हमने चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा जब चार्ज रेस्ट में था। बट इस यूनिट के अंदर हम चार्ज को मूव कराएंगे और वी ऑल नो दैट कि जब चार्ज मूव करता है तो करंट प्रोड्यूस होती है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि करंट होती क्या है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सर व्हाट इज करंट, तो आप क्या आंसर दोगे? करंट होता है क्या कि किसी भी कंडक्टर से पास होने वाला चार्ज यूनिट टाइम में, मतलब यूनिट टाइम में किसी भी कंडक्टर से जितना चार्ज पास होता है वही उसकी करंट होती है। यानी इफ आई से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is known as current. That is simple one. करंट को रिप्रेजेंट करते हैं I से। तो अगर मैं कहूं कि if Q be the charge passing through a conductor in time t, so करंट जो उससे पास होगी वो होगी Q by T। And as we all know that कि जो चार्ज होता है वो Q वो N into E के इक्वल होता है, where N is number of free electrons and what is E? E is the charge of an electron। मतलब किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, ये होता है E। और ये हमको मालूम है ये कितना होता है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन which is माइनस का 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो इफ आई से कि करंट का जो फॉर्मूला है वो Q is equal to Q by T के साथ साथ N into E upon T है, तो गलत नहीं होगा, है ना। और अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है कूलम पर सेकेंड और एम्पियर। अब कोई अगर आपसे कहे कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है? तो आप कहोगे कि करंट जो है वो इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में और पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट की डायरेक्शन में होती है। यानी करंट ऑलवेज फ्लोज in the direction of positive charge or in the opposite direction of moving electrons। Got it? बट यहाँ पे डायरेक्शन तो है करंट की, बट उसके बावजूद भी ये स्केलर क्वांटिटी होती है। यानी करंट जो है कैसी क्वांटिटी है, तो आप कहोगे स्केलर। तो आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर करंट की डायरेक्शन होती है तो वो स्केलर क्वांटिटी क्यों है? तो मैं कहूंगा क्योंकि करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती, दैट इज व्हाई करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मतलब मैं आपसे कहूं कि सपोज दैट कि कोई दो वायर हैं, एक वायर है ये और एक वायर है ये। इसका नाम मैं दे देता हूं वायर ए, इसका नाम दे देता हूं वायर बी, और दोनों में करंट ओ की तरफ जा रही है। मान लेते हैं करंट वायर ए में 3 एम्पियर की करंट है और वायर बी में 4 एम्पियर की करंट है। और ओ से अगर एक और वायर कोई सी है जो कि जा रहा है, तो सी वायर के अंदर आपके अकॉर्डिंग 4
प्लस 3 यानी टोटल 7 एम्पियर की करंट जानी चाहिए। अब अगर ये दोनों वायर ए और बी एक दूसरे से 90 डिग्री पे थे तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन रिजल्टेंट जो होगा वो होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 90। सो cos 90 is 0 तो ये होल टर्म विल बिकम 0 तो मेरे पास अंडर रूट के अंदर बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी जो रिजल्टेंट करंट होगी वो होगी 9 प्लस 16 दैट इज अंडर रूट 25 विच इज R इज इक्वल टू 5 यानी फाइनल करंट जो पास होगी वो 5 एम्पियर की, बट मुझे यहाँ पे कितनी मिल रही है 7 एम्पियर की। तो सिंस करंट जो है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है तो इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, अब किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट स्टडी नहीं होती है, वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो इफ आई से कि अगर मान लें करंट की वैल्यू 0 से, जैसे मान लेते हैं कि हमने एक कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर में मैंने एक बैटरी या सेल लगाया, तो जैसे मैं स्विच को ऑन करूंगा तो करंट डायरेक्टली, मान लेते हैं इस कंडक्टर के अंदर 2 एम्पियर की करंट जानी है, तो क्या करंट 0 से 2 डायरेक्टली पहुंच जाएगी? कोई टाइम नहीं लगेगा इसमें? तो आंसर है नहीं। करंट पहले 0 से 0.1 की तरफ जाएगी, फिर 0.2 की तरफ जाएगी, फिर धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते ये 2 एम्पियर तक जाएगी। यानी करंट कॉन्स्टेंटली आप देखोगे कि डायरेक्टली 0 से 2 की तरफ नहीं गई है, ये करंट चेंज होती होती गई है। तो करंट हम कहें कि क्या मतलब कांस्टेंट है, तो किसी भी सर्किट के अंदर करंट कभी कांस्टेंट नहीं होती। थोड़ी टाइम के बाद वो स्टडी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, बट इनिशियली वो कांस्टेंट नहीं होती। और समहाउ हो सकता हो कुछ ऐसा हो कि करंट कांस्टेंट ना हो, हर समय वेरी भी कर रही हो। तो अगर मैं पूछूं कि करंट आपको निकालनी है तो फिर आप उस कंडीशन में करंट निकालते हो एट एनी इंस्टेंट। तो उस कंडीशन में जो आई है उसका फॉर्मूला हो जाता है डी क्यू बाई डी टी, वेयर वॉट इज डी क्यू? डी क्यू इज चार्ज flowing in a conductor at any instant and dt is that small interval of time। और उस कंडीशन में आप मान लेते हो कि जो करंट है वो dq by dt है, और यहां से dq का फॉर्मूला हो जाता है I टाइम्स ऑफ dt। गॉट इट? जैसे इसके ऊपर एक जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, एक मैं छोटा सा एग्जांपल करवा रहा हूं कि लेट अस सपोज एक चार्ज है वो किसी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर से पास हो रहा है, Q जो कि टाइम पे डिपेंडेंट है, वो है मान लेते हैं AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C, जहाँ A B C एक कांस्टेंट है। चलो इसकी वैल्यू रख लेते हैं, मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं 2T स्क्वायर प्लस 3T माइनस 6 है, यहाँ ABC की वैल्यू है। तो मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द करंट एट T इज इक्वल टू 5 सेकेंड, यानी आपको I निकालना है एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो आप कैसे निकालोगे? बिल्कुल सिंपल सा है कि आप जानते हो कि q इज इक्वल टू, आपके पास जो इक्वेशन दे रखी है वो 3t स्क्वायर माइनस 6 है, आपको i चाहिए, तो i का फॉर्मूला आपने पढ़ा dq बाई dt, क्योंकि ये चार्ज जो है टाइम के साथ वेरी कर रहा है, इट इज नॉट कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि d अपॉन dt एंड पुट द वैल्यू ऑफ q, इट इज 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 6, और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 4t प्लस 3, एंड ये हो गई करंट के लिए इक्वेशन। बट आपसे पूछा है करंट एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, तो करंट एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड क्या होगी? हम t की जगह क्या पुट कर देंगे? 5 पुट कर देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा 20 प्लस 3 दैट इज ऑफ 23 एम्पियर। नाउ ऐसे ही अगर कभी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा हो किसी सर्कुलर पाथ पर, ठीक है, तो उस केस में करंट कितनी पास होगी? यानी
यानी अगर मैं आपसे कहूं इफ इलेक्ट्रॉन इज revolving in a circle of radius r with speed v, देन क्या होगा, उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन पहले हम निकालेंगे क्योंकि मुझे चाहिए करंट। तो करंट का फॉर्मूला होता है Q अपॉन टी। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगा टाइम पीरियड, क्योंकि सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है तो एक पूरा चक्कर लगाने में उसको कितना टाइम लगा। तो आप कहोगे सर 2πr अपॉन v, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन था जो एक सर्कुलर पाथ पर v वेलोसिटी से चक्कर लगा रहा था और जो इसकी रेडियस थी वो r थी। तो इस पूरा एक चक्कर को कंप्लीट करने में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल की वो इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर थी, दैट इज 2πr, और v वेलोसिटी थी। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 2πr अपॉन v, दिस इज द टाइम पीरियड। नाउ करंट कितनी पास होगी, तो करंट होगी I इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन था तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E, और टाइम जो आपने निकाला वो निकाला 2πr डिवाइडेड बाय v। तो ये v ऊपर चला जाएगा, यानी I इज इक्वल टू EV अपॉन 2πr। ओके, तो अब अगर मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन दूं आपको तो कैसे करोगे। जैसे मान लेते हैं कि एक हाइड्रोजन का एटम है, एक हाइड्रोजन का एटम है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एक रेडियस में, जिसकी रेडियस है 5 इंटू 10 टू द पावर -11। रेडियस कितनी है, 5 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर की। और जो स्पीड से वो रिवॉल्व कर रहा है, मान लेते हैं वो स्पीड है 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड की। तो मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द करंट सर्किट, मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से उस हाइड्रोजन एटम में इक्विवेलेंट करंट क्या होगी। तो आप कहोगे अच्छा करंट निकालना है। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि करंट का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, I, क्योंकि सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एटम था तो हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन था वो सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा था v वेलोसिटी से, जो कि वेलोसिटी आपको 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड दे रखी है। और जिस रेडियस पे वो रिवॉल्व कर रहा था वो रेडियस भी आपको दे रखी है कितनी, 5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। तो मैं आपसे पूछूं कि करंट कितनी पास होगी, तो आप सिंपल सा फॉर्मूला लगाओगे क्या, E इंटू वी अपॉन 2πr। तो E का फॉर्मूला, E की वैल्यू इलेक्ट्रॉन है, फिक्स होती है, तो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। वेलोसिटी आप रखोगे 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6, और 2 पाई की वैल्यू आप 3.14 रखोगे, और R रेडियस को आप क्या रखोगे, 5 इंटू 10 टू द पावर -11। और जब इस पूरी इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरे पास एक सिंपल सी वैल्यू आ जाएगी विच इज 1.12 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। यानी उस इलेक्ट्रॉन के हाइड्रोजन आइटम में जो रिवॉल्व कर रहा था उसकी वजह से कितनी करंट फ्लो होगी, दैट इज 1.12 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अगर मुझे सर्किट के अंदर करंट को फ्लो कराना है, किसी भी सर्किट के अंदर करंट को फ्लो कराना है, तो मुझे उसके अंदर एक ईएमएफ, एक सेल लगाना पड़ता है। तो जब हम भाई सोर्स ऑफ करंट जो होता है वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकता है डीसी सोर्स, एक हो सकता है एसी सोर्स। अब जो एसी सोर्स है ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हमको डीसी सोर्स के बारे में पढ़ना है। एसी सोर्स का जो मतलब एसी सोर्स जो होता है वो होता है एसी जनरेटर, ठीक है, और डायनेमो। और डीसी के लिए हम लोग यूज करते हैं दो चीजों को जिसका नाम है सेल और बैटरी। अब सेल और बैटरी, तो व्हाट इज सेल, सेल क्या है, ये एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है,
ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और मैं पूछूं कि व्हाट इज बैटरी, तो आप कहोगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जो है, दिस इज कॉल्ड बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जो है ये होती है बैटरी। ठीक है, तो अब मैं अगर सेल की बात कर रहा हूं तो सेल के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होती है, जिसमें पहला आता है ईएमएफ, दूसरा आता है टर्मिनल वोल्टेज, और द थर्ड वन इज वोल्टेज ड्रॉप। तो धीमे धीमे बात करते हैं कि व्हाट इज ईएमएफ। तो एक अगर मैं डेफिनेशन पे जाऊं तो ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है कि इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, it is the maximum value of voltage when no current flowing in a circuit, or you can say that कि maximum potential difference between the terminals of cell when it is in open circuit। मतलब कि अगर मैं एक सिंपल सा एक सर्किट बना दूं, यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस लगा दूं और एक सेल लगा दिया, एक स्विच लगा दिया, ये मान लेते हैं रेजिस्टेंस R है, ये स्विच है, और मैंने क्योंकि मुझे सेल का वोल्टेज निकालना है तो मुझे सेल के टर्मिनल के बीच में वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा, तो ये मैंने एक वोल्ट मीटर लगा दिया। तो इस समय हमें वोल्ट मीटर की जो भी रीडिंग मिलेगी, इस समय वोल्ट मीटर की जो भी रीडिंग मिलेगी, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, ये क्या होगी, ईएमएफ होगी, क्योंकि सर्किट के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है। लेकिन अब इसी के अंदर अगर मैं इस सेल के अंदर मैं क्या लगा दूं, मतलब यहां पर मैं स्विच को ऑन कर दूं, जब स्विच को ऑन करूंगा तो इसके अंदर करंट फ्लो करेगी। जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो करेगी, इस समय रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी टर्मिनल वोल्टेज। ईएमएफ को ई से और टर्मिनल वोल्टेज को कैपिटल वी से दिखाएंगे, और हम लोग इस समय देखेंगे कि जो ईएमएफ है वो वी से बड़ा है, ईएमएफ की वैल्यू वी से बड़ी है। इसको दूसरी तरीके से आपको समझाते हैं कि जैसे मान लेते हैं, पहले ईएमएफ की डेफिनेशन लिख लेते हैं एक सिंपल सी। तो ईएमएफ होता क्या है, अगर मैं ईएमएफ की बात करूं तो इट इज द वर्क डन बाय द सोर्स या सेल टू टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। सिंपल सा क्या बताया कि इट इज द वर्क डन बाय द सेल टू मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन होल सर्किट रख लेते हैं। मतलब कि अगर हम एक ये सर्किट ले रहे हैं फिर से, जिसके अंदर ये रेजिस्टेंस लगा हुआ था और ये एक सेल लगा हुआ था, स्विच लगा हुआ था। अब जैसे स्विच ऑन है तो चार्ज फ्लो करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकलेगा और ऐसे नेगेटिव टर्मिनल में इंटर कर जाएगा। तो चार्ज को अगर मान लें चार्ज को मैंने यहां से स्टार्ट किया है, क्यू चार्ज है जिसको मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, तो पूरे सर्किट में मूव कराने में वर्क डन जो हुआ, यानी वर्क डन बाय सेल in moving unit positive charge in whole circuit। whole circuit का मतलब हुआ inside the cell plus outside। मतलब अगर मैं बोलूं कि अगर हमें Q चार्ज को पूरे सर्किट में मूव कराने में हमें W वर्क करना पड़ा, पूरे चार्ज को अगर Q चार्ज को पूरे सर्किट में अगर हमें मूव कराने में टोटल वर्क करना पड़ा W, तो यूनिट चार्ज को मूव कराने में हमें वर्क करना पड़ेगा W टोटल बाई Q।
एंड दिस इज ईएमएफ, यानी ईएमएफ ऑफ द सेल क्या हुआ, नेट वर्क डन अपॉन चार्ज। अगर मैं दूसरे वर्ड्स में बोलूं कि व्हाट इज पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज इसको कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज, तो आप कहोगे वर्क डन बाय द सेल इन मूविंग यूनिट positive charge from one terminal of cell to another terminal of cell। That is, अगर मैंने पॉइंट A से स्टार्ट किया तो पॉइंट B तक, मतलब चार्ज को A से B तक ले जाने में, वो भी कहां पर, आउटसाइड द सेल। गॉट इट। तो यहां पे क्या होगा, मैं अगर टर्मिनल वोल्टेज की बात करूं तो अगर मान लूं Q चार्ज को पॉइंट A से सेल के बाहर बाहर मूव कराने में जो हमें वर्क करना पड़ा, वो मान लेते हैं कितना था, वो कितना था, W आउटसाइड, कितना था, W आउटसाइड, मतलब O लिख लेते हैं यहां पर हम लोग, ठीक है, आउटसाइड। तो यूनिट चार्ज को मूव कराने में जो वर्क करना पड़ेगा वो WO डिवाइडेड बाय Q हो जाएगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज के। इसको हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करेंगे। गॉट इट। ऐसे ही थर्ड आता है वोल्टेज ड्रॉप। व्हाट इज वोल्टेज ड्रॉप, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या है भाई, यहां पर हम सेल चार्ज को सेल के अंदर मूव कराएंगे, यानी वोल्टेज ड्रॉप, इसको स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, वर्क डन बाय सेल इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर टर्मिनल ऑफ सेल, वो भी कहां, इनसाइड द सेल। ओके, मतलब सेल के अंदर। तो अगर मैं Q चार्ज को मूव कराने में हमको W इन मान लेते हैं, वर्क करना पड़ा, तो यूनिट चार्ज को मूव कराने में W इन डिवाइडेड बाय Q वर्क करना पड़ेगा, और ये कहलाएगा टर्मिनल वोल्टेज। तो अब हम ओवरऑल देखें कि हमने सर्किट के अंदर W आउट वर्क कराया प्लस W इन वर्क कराया, मतलब चार्ज को मैंने आउट सर्किट के बाहर, सेल के बाहर मूव कराया, सेल के अंदर मूव कराया। तो क्या इस वर्क को मैं टोटल वर्क कह सकता हूं, WT। और सिंस हमसे जो डेफिनेशन है वो यूनिट चार्ज की बात करती है, तो मैं क्या करता हूं, मैं दोनों को Q से डिवाइड कर देता हूं, दोनों तरफ मैंने Q से डिवाइड कर दिया। तो व्हाट वी गेट W output upon Q plus W in by Q, this is equal to W T by Q। और ये हमारे पास बनता है टर्मिनल वोल्टेज, ये बनता है वोल्टेज ड्रॉप, और ये होता है EMF। यानी जो हमारा EMF है वो टर्मिनल वोल्टेज, यानी यू कैन से दैट कि EMF ये जो है ये किसके इक्वल होता है, टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप। यानी
सो ईएमएफ ऑफ द सेल का मेरे पास जो फॉर्मूला आया, ईएमएफ दिस इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस voltage drop, that is EMF this is equal to capital V plus small v, or you can write it like V is equal to EMF minus small v. तो टर्मिनल वोल्टेज वो हमेशा ईएमएफ से छोटा होगा, ईएमएफ ऑफ सेल। बट होता क्या है, जब हम सेल को चार्जिंग पे लगाते हैं, यानी इन द कंडीशन ऑफ चार्जिंग द सेल, मतलब जैसे अब अपने घर में फ़ोन को जब आप चार्जिंग पे लगाते हो तो उस कंडीशन में जो फ़ोन का ईएमएफ है वो, मतलब बैटरी का जो ईएमएफ है वो टर्मिनल वोल्टेज से कम होता है। इन द कंडीशन ऑफ चार्जिंग ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होकर के क्या बन जाता है, V इज इक्वल टू ईएमएफ प्लस टर्मिनल वोल्टेज, सॉरी वोल्टेज ड्रॉप। दैट इज इन द केस ऑफ चार्जिंग जो वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज है वो बड़ा होता है किससे, ईएमएफ ऑफ सेल। अब नाउ सपोज दैट कि हमारे पास एक सर्किट है जिसके अंदर कोई आर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एक सेल कनेक्टेड है विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस, और जिसकी वजह से सर्किट में आई करंट फ्लो हो रही है। कैपिटल आर, स्मॉल आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज द ईएमएफ ऑफ द सेल। सो इफ आई से कि व्हाट इज द नेट करंट पासिंग थ्रू द सर्किट, तो नेट करंट का जो मेरे पास फॉर्मूला आएगा वो होगा ईएमएफ ऑफ द सेल अपॉन नेट रेजिस्टेंस। तो नेट करंट है I, ईएमएफ ऑफ द सेल है E, और नेट रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अगेन आप यहीं से इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हो। कैसे? तो रहेगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। हाउ विल यू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल? तो हमें मालूम है कि जो मेरे पास ईएमएफ का फॉर्मूला है, एज वी नो दैट कि ईएमएफ का जो फॉर्मूला है एज वी नो दैट जो ईएमएफ का फॉर्मूला है वो V प्लस स्मॉल v होता है। यहाँ से आप V प्लस I इंटू स्मॉल r लिख सकते हो, जहाँ पर स्मॉल v की वैल्यू हो गई करंट और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। यहाँ से अगर आप I स्मॉल r को एक तरफ करके सॉल्व करें तो ये E माइनस v हो जाएगा, या R इज इक्वल टू E माइनस v अपॉन I। तो एक हमारे पास फॉर्मूला ये बन गया। और इसको आप दूसरी तरीके से भी लिख सकते हो, सिंस वी नो दैट कि जो I है, I इट इज इक्वल टू कैपिटल V अपॉन कैपिटल R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो
अगर मैं I को यहाँ से रिप्लेस करूँ तो स्मॉल r का जो मेरे पास फॉर्मूला आएगा वो EMF माइनस टर्मिनल वोल्टेज अपॉन V अपॉन R. So this can also be written as R EMF minus V upon V. अगेन आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, R इज इक्वल टू कैपिटल R और E अपॉन V माइनस 1. E अपॉन V माइनस 1. यहां से आप अगर मैं पूछूं कि किस कंडीशन में इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा, तो इफ EMF ऑफ द सेल एंड टर्मिनल वोल्टेज आपस में इक्वल हो जाए तो वो एक ऐसी कंडीशन होती है कि जहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल 0 हो जाता है. अब इसके अंदर कुछ स्पेशल केसेस भी आते हैं. वो स्पेशल केसेस क्या हैं? वो स्पेशल केसेस क्या हैं कि अगर हम बात करें ओपन सर्किट की, यानी जब सर्किट के अंदर कोई भी करंट ना फ्लो कर रही हो, दैट इज व्हेन सेल इज ओपन, दैट इज I इज इक्वल टू 0. तो उस कंडीशन में जो टर्मिनल वोल्टेज है वो EMF के इक्वल होता है, पहली कंडीशन. ऐसे ही दूसरी कंडीशन आती है कि अगर सेल के अंदर करंट फ्लो हो रही है, सॉरी सर्किट के अंदर, इफ करंट इज पासिंग थ्रू सर्किट, तो उस कंडीशन में जो टर्मिनल वोल्टेज है वो हमेशा EMF से कम होता है. ओके, नाउ अगर मैं कुछ ग्राफ की बात करूं, इस चैप्टर के अंदर कुछ ग्राफ्स की बात करूं, तो एक हम लोग ग्राफ खींचने जा रहे हैं. ग्राफ बिटवीन EMF वर्सेस R, मतलब रेजिस्टेंस के बढ़ाने पर EMF का क्या फर्क पड़ता है. तो एक बात का ध्यान दें कि EMF सर्किट का तभी कैलकुलेट होता है जब सर्किट में करंट 0 होती है. सर्किट के अंदर EMF को हम तभी कैलकुलेट करते हैं जब सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू क्या होती है, 0. इस एक्सिस पे मैंने R ले लिया और Y एक्सिस पे मैंने EMF ले लिया. तो सर्किट के अंदर करंट कब कैलकुलेट EMF तब कैलकुलेट होता है जब देयर इज नो करंट पासिंग इन द सर्किट. ठीक है ना. तो उस केस में EMF जो है वो R से इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि EMF का कोई लेना देना ही नहीं है R से, क्योंकि जब सर्किट में करंट ही नहीं फ्लो हो रही तो R का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आता. तो उस केस में EMF ऑफ द सेल जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किससे, R से. यानी एक हमको स्ट्रेट लाइन मिलती है. गॉट इट? से यानी EMF is independent from R. ये पहला केस हो गया. ऐसे ही अगर मैं बात करूं V और R की, यानी टर्मिनल वोल्टेज और R की, यानी अब दूसरा ग्राफ में जो बनाने जा रहा हूं, ग्राफ बिटवीन V वर्सेस R, इसका ग्राफ में अगर बनाने जा रहा हूं, तो इसके लिए अगर आप देखें तो कुछ कैलकुलेशंस के थ्रू आपको समझाते हैं. हमें मालूम है कि V का जो फॉर्मूला होता है वो होता है IR. यहाँ पर I को लिख सकते हैं EMF अपॉन R प्लस स्मॉल r इंटू R. इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमें क्या मिलता है, E अपॉन 1 प्लस R बाई कैपिटल R. दिस, इस फॉर्मूले को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें मिलता क्या है कि अगर मैं
कैपिटल आर को 0 की तरफ बढ़ाऊं तो हमें v की वैल्यू 0 मिलेगी। कैपिटल आर की वैल्यू को अगर मैं 0 की तरफ बढ़ाऊं, ठीक है, कैपिटल आर की वैल्यू को अगर मैं 0 की तरफ बढ़ाऊं तो v की वैल्यू 0 मिलेगी। अगर मैं आर की वैल्यू को, कैपिटल आर की वैल्यू को स्मॉल आर के इक्वल कर दूं तो उस केस में जो हमें v है वो EMF बाई 2 मिलेगा। और अगर मैं आर की वैल्यू को इनफाइनाइट की तरफ बेंड कर दूं, ठीक है, मतलब आर को बहुत बढ़ा दूं, गॉट इट, तो उस केस में जब आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो सर्किट में करंट ही फ्लो नहीं करेगी, और अगर सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगी तो उस केस में जो V है वो EMF के इक्वल हो जाएगा। यानी अगर मैं इन सारे डेटा से अगर ग्राफ प्लॉट करूं, यहाँ पे x एक्सिस पे मैंने R लिया है और इस एक्सिस पे मैंने पोटेंशियल या V को लिया हुआ है। तो यहाँ से जो मुझे ग्राफ मिलता है वो ग्राफ कुछ ऐसा होता है। गॉट इट? यानी ये वो कंडीशन होती है जहाँ पर R की वैल्यू स्मॉल r के इक्वल है, और इस कंडीशन में जो EMF है वो 2 के बराबर होता है, नहीं, ठीक है। और जब R की वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ टेंड करती है तो इस समय जो E है वो EMF के इक्वल होता है, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन V वर्सेस R। तीसरा, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं V एंड I के बीच में, तो ये देखना इंपॉर्टेंट ग्राफ है। वी आई के बीच में जनरली लोग आई आर का वी इज इक्वल टू आई आर का ग्राफ समझते हैं, मगर यहाँ पे एक और ग्राफ मैं आपको बता रहा हूँ, ग्राफ बिटवीन वी वर्सेस आई। तो इस ग्राफ को समझें। तो जरा यहाँ पे हम एक चीज समझते हैं, पहले हम इक्वेशंस पे आते हैं। तो हमको मालूम है कि V के लिए जो फॉर्मूला होता है वो E माइनस आई आर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ, माइनस आई आर इंटू ई। हमें ग्राफ बनाना है V वर्सेस I के बीच में, यानी V हो गई y एक्सिस और I हो गया x एक्सिस। इसका मतलब ये जो R है ये स्लोप हो गया, और ये जो E है ये y इंटरसेप्ट हो गया। ये कहाँ से आई सारी चीजें? तो आपने इक्वेशन पढ़ी होगी y इज इक्वल टू mx प्लस c से। तो y एक्सिस, x एक्सिस, m इज द स्लोप एंड c इज द y इंटरसेप्ट। तो इससे अगर मैं इन चीजों को कैलकुलेट करूं तो मुझे ग्राफ कैसा मिलेगा? तो ऐसा मिलेगा। ध्यान दें, ये मैंने यहाँ पर x एक्सिस पर मैंने I ले लिया, क्योंकि यहाँ पे देखें I x एक्सिस पर है, V y एक्सिस पर है, तो V को मैंने y एक्सिस पे ले लिया। अब मुझे एक बार चाहिए, सिर्फ देखो ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, ये बात तो यहाँ से इससे ये मालूम चल रही है कि ये हमको एक स्ट्रेट लाइन ही देगा, क्योंकि y इक्वल टू x प्लस c को फॉलो कर रहा है, तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन ही देगा। बट वो स्ट्रेट लाइन होगी कैसी, और उसका जो स्मॉल r होगा वो स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो बिल्कुल सिंपल है। एक बार मैं x एक्सिस को 0 कर लेता हूँ, यानी एक बार मैं I की वैल्यू को 0 कर लेता हूं। तो अगर मैं I की वैल्यू को 0 कर दूं, इफ आई पुट I इज इक्वल टू 0, तो मुझे यहां से V की वैल्यू मिल जाएगी EMF, यानी V की वैल्यू, जब I की वैल्यू 0 है तो V की वैल्यू मुझे मिल गई ये वाला पॉइंट, यानी EMF के इक्वल। गॉट इट? एक बार मैंने दूसरी कंडीशन में क्या किया, ये पॉइंट को मैं A मान लेता हूं, ठीक है, ये किया मैंने फॉर पॉइंट ए के लिए कैलकुलेशन। ऐसे ही मैं पॉइंट बी के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं फॉर पॉइंट बी। अगर मैं इसके लिए कैलकुलेशन करूं तो एक बार मैं वाई एक्सिस को, एक बार मैंने एक्स एक्सिस को 0 माना तो वाई एक्सिस की वैल्यू मिल गई, एक बार मैं वाई एक्सिस को 0 मानूंगा, यानी मैं वी को 0 मान लूंगा, तो मैं यहाँ पर वी को 0 मान लूंगा। तो जैसे मैं वी को 0 मानूंगा तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, v की वैल्यू को 0 मानने से हमें आई आर दिस इज इक्वल टू ई मिल जाएगा, यानी r इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, e बाई आई। r क्या है? दिस इज स्लोप। r क्या है यहाँ पर? r इज स्लोप, तो मुझे स्लोप मिल गया e अपॉन आई। गॉट इट? तो मुझे एक बार v की 0 वैल्यू 0 रखेंगे तो मुझे देखो यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, दिस इज पॉइंट बी।
ठीक है, और मैं इसको स्ट्रेट लाइन से ऐसे मिला दूंगा। गॉट इट? ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिया, जहां पर ये जो इसका स्लोप है वो r है। क्या है? नहीं सॉरी, माइनस r है। जो स्लोप है वो क्या है? माइनस r। माइनस r है। दिस इज इक्वल टू स्लोप, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? e अपॉन आई के इक्वल। तो ये थे हमारे कुछ ग्राफ्स। अब इसके ऊपर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल से होते हैं इसके। तो अगर मैं आपसे कहूँ, सपोज दैट यू हैव अ क्वेश्चन कि एक वोल्ट मीटर है जिसका रेजिस्टेंस 998 है, ओम है, एंड इट इज कनेक्टेड। मैं क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ। सो क्वेश्चन इज लाइक दैट, a voltmeter of resistance 998 ohm is connected across a cell of EMF 2 volt and internal resistance 2 ohm. Now find the potential difference across the voltmeter that across the terminal of cell and terminal of cell, that is, so that you have to solve. So सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर देखें तो क्वेश्चन के अंदर हमको सेल का ईएमएफ गिवन है। कितना गिवन है? ईएमएफ कितना गिवन है? दैट इज ऑफ 2 वोल्ट, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, दैट इज ऑफ 2 ओम। अगेन रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर भी गिवन है, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी गिवन है, दैट इज ऑफ 998 ओम। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द करंट थ्रू द सर्किट, क्योंकि हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्टमीटर, ओके, हमें वोल्टमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। मतलब इसको अगर मैं सर्किट बनाना चाहूँ तो सर्किट कुछ ऐसा बन सकता है कि ये हमारे पास एक सेल था, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस था, और ये मैंने लगा दिया यहाँ पर एक वोल्टमीटर। क्योंकि वोल्टमीटर है तो इसलिए मैंने इसका रेजिस्टेंस दिखाया है। दिस इज द वोल्टमीटर, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस कितना है? तो ये है 998 ओम, ये है 2 ओम, और सेल का ईएमएफ भी आपको दे रखा है, दैट इज ऑफ 2 वोल्ट। सबसे पहले इसके लिए आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी करंट। तो करंट का फॉर्मूला हो गया, क्योंकि हमको इसके अकॉर्डिंग अगर इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मुझे देखना पड़ेगा करंट कितनी फ्लो कर रही है, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर, दिस इज अ सिंपल लॉजिक। तो I इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला आ गया EMF ऑफ द सेल प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटू इंटरनल प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो I इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला आ गया 2, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 998 बाई प्लस 2, तो इसको हम सॉल्व करें तो 2 अपॉन 1000, which is equal to 2 into 10 to the power -3 एम्पियर की करंट सर्किट के अंदर फ्लो कर रही है। बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्टमीटर आपसे कहा गया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्टमीटर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्टमीटर, ये कितना होगा? सो दैट इज V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ मैंने अप्लाई किया। I का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -3, एंड रेजिस्टेंस है आपके पास 998 वोल्टमीटर का। तो कितना आ गया? इसको हम पूरा सॉल्व करें तो V है 1.996 वोल्ट, दैट इज द वोल्ट potential difference across the voltmeter, and this question is asked in CBSE in 2019.
ओके, सो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस को पूछना है, कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।